संक्रमण अभियान का भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही करना है। भाई दीक्षित ने 4 घंटे मुझसे बहस, करीब 1 घंटा। राजीव दीक्षित जी, दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफी पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है। सबको डर। राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था मैं। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे। राजीव दीक्षित का नाम लोगे? राजीव सुनती है उससे ज़्यादा बात जो है यूट्यूब में जो नंगे पुंगे और छपरी लोग जो वीडियो बनाते हैं उन लोग का बात सुनने को देखने को मिलेगा। आपके बच्चे को सोचे समझे साजिश के द्वारा जो है एक भ्रमावित दुनिया में फंसाया जा रहा है। उससे ये दिखाया जा रहा है कि दुनिया के तुम सबसे काबिल बच्चे हो। इन बच्चों में सिर्फ ये योग्यता बची हुई है, सिर्फ मोबाइल पे जो है रील घिसका सकते हैं। ये लड़कों को अगर उनके परिजन घर से निकाल दे तो इनके अंदर ये योग्यता नहीं है कि अपने लिए 2 वक्त का रोटी तो जुटा पाएँ। ये नादान बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है ये देश को देश बनाने में कितने महान पुरुषों ने जो है अपना बलिदान दिया है, तब जाकर जो है ये देश बन के खड़ा हुआ है, तब जाकर जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है आज के बच्चों को मिल रही है, लेकिन उसे वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक राष्ट्रभक्त श्री राजीव दीक्षित जी, जिन्हें हम उनके बारे में आज जानने का कोशिश करते हैं। आज इनके विचारों को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और इनकी मृत्यु कैसी हुई है उससे भी चर्चा में आज बात करेंगे। श्री राजीव दीक्षित जी का जन्म अलीगढ़ छोटी सी गांव और तोरली के नवा गांव पे इनका जन्म हुआ। एजुकेशन में इन्होंने बीटेक किया था। मानना ये भी है कि आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक किया था। सबसे पहला इनका राजनीतिक विचार है, जितना भी नेता हम चुन के पार्लियामेंट भेजते हैं उनको सेवक का रूप में चुने हैं तो उनको सेवक ही रहने दीजिए। अगर वो नेता अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो जो पब्लिक उसे चुन के वहाँ भेजा है वही पब्लिक जो है उसे वहाँ से फिर उतारेगी। और इस विचार का जो मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। इनका दूसरा विचार था स्वदेशी उपभोग, भारत में ही बना हुआ वस्तु का जो है उपभोग होना चाहिए। मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। जैसे नाश्ता में पिज़्ज़ा बर्गर खाना से अच्छा है कि आप आटे का बना हुआ चीज़ खाएं, जैसे गेहूं का दलिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है लोकल फॉर वोकल का जो है ऐलान किया था। रघुराम राजन जी ने बोला था मेक फॉर इंडिया से अच्छा है कि मेक इन इंडिया बनाया जाए। जिस देश के 80 करोड़ जनता को जो है चावल दिया जाता है उस देश का मुखिया जो है 300 कमरे वाला घर में रहता है। जैसे कि देश के कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। जब तक देश के सारे लोगों का रहने का व्यवस्था ना हो जाए तब तक जो है देश के मुखिया जो है इस तरह के जो है फिजूल खर्चे ना करें। बहुत सारे लोग अभी ये कहेंगे कि ये जब विदेशी लोग जब देखते हैं तो इससे ये प्रतीक जाता है कि भारत कितना समर्थ है, लेकिन ये तो दिखावा हो गया। दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। श्री राजीव दीक्षित ने जो है मैकाले का शिक्षा का जो है जोरदार विरोध किया था। इसका विरोध मैं भी करता हूँ। मैकाले का शिक्षा जो है भारत के लोगों को सिर्फ एक क्लर्क बनाने का योग्यता बनाता है, ना कि किसी कंपनी का मालिक। जब भारत के बच्चे जब कोई एग्जाम पास करते हैं 10th 12th का, तब वो नौकरी के लिए दौड़ते हैं, ना कि वो कोई कंपनी या कोई बिजनेस बनाने के लिए दौड़ते हैं। जैसे कि भारत में एक नई शिक्षा नीति का आना बहुत ज़रूरी है। श्री राजीव दीक्षित जी चाहते थे कि बीच में जो बिचौलिया है किसानों के बीच में, उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाए, ताकि जितना भी जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट किसान को मिले और देश तरक्की करे। राजीव दीक्षित जी का मानना ये भी था, जैसे मुंबई है वहाँ पे झोपड़पट्टी है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। और कोई कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े महल है लेकिन उसमें रहने वाले लोग नहीं हैं। विकास एक समान होना चाहिए, वो गरीब हो या अमीर। अगर झोपड़पट्टी है तो उसे हटा के वहाँ पे व्यवस्थित रूप से जो है बिल्डिंग बना देना चाहिए, जिसपे जो है वहाँ के गरीब लोग जो है वो अपने आराम से वहाँ पे रह सके। सरकार का ये जिम्मेदारी है जो झोपड़पट्टी में रहते हैं लोग, उन्हें अच्छा शिक्षा मिल सके, अच्छा हॉस्पिटल मिल सके, इलाज के लिए रहने के लिए अच्छा घर मिल सके। जब नेता चुन के जाते हैं तो सारे ये सब वादे भूल जाते हैं। गरीबी क्या होता है उन्हें पता ही नहीं रहता है। श्री राजीव दीक्षित का ये भी मानना था ब्लैक मनी जो देश को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो है ब्लैक मनी जो है नुकसानदायक होता है, ना कि वो फायदा देता है। गरीब लोगों को उनका अपना हक नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो भी कैपिटल रहता है, पैसा रहता है, वो सारे बड़े बड़े लोग जो है अपनी तिजोरी में भर लेते हैं। सबसे बड़ा विरोध इन्होंने ये किया था एमएनसी को लेकर। मैकडोनल्ड में आप कभी गए होंगे या देखे होंगे, वहाँ पे बच्चा बच्ची जो भी काम करते हैं, आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे
आपसे जो है इंग्लिश में बात करेंगे। देश हमारा, लोग हमारा, बिल्डिंग हमारा, यहाँ के खाना हमारा, फिर हमारा भाषा क्यों नहीं है? इसीलिए श्री राजीव दीक्षित जी जो है एमएनसी को जोरदार विरोध किया था। देश हमारा तो भाषा भी हमारा ही होना चाहिए, ना कि आपका भाषा होना चाहिए। और एक कंपनी का जोरदार विरोध किया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। उनका कहना था इनका नाम के आगे हिंदुस्तान जरूर है, लेकिन इनका हर एक प्रोडक्ट का जो है भारत के हर एक नागरिक जो है इसका उपयोग किए थे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरे कंपनी का यूज करें, उसी कारण बस हमें मजबूरी में जो है यूज करना पड़ रहा है। उसीलिए स्वदेशी होना बहुत ज़रूरी है। राजीव दीक्षित का ये राष्ट्र मुहिम जो शुरू होता है 1984 से, जिस वर्ष इंदिरा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। भोपाल में एक कंपनी था यूनियन कार्बाइड, जिसका गैस लीक हो गया। इससे एक MIC नामक जहरीली गैस निकली और 8000 लोगों को जो है हमेशा के लिए सुला दिया गया। राजीव दीक्षित जी ने कहा यह एक सोची समझी साजिश था, ये जैविक एक हथियार था जिसका परीक्षण जो है भारत में किया गया, और जिसने ये परीक्षण किया भारत की सरकार ने जो है उसे जिंदा उसके देश वापस भेज दिया। यहाँ से एक प्रश्न उठता है, कानून सिर्फ क्या गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं? श्री राजीव दीक्षित जो इस घटना से इतना अंदर से जो टूट गए, उस दिन उन्होंने ठान लिया कि मल्टीनेशनल कंपनी का विरोध जोरदार करना चाहिए, और उन्होंने यह आंदोलन महाराष्ट्र के वर्धा जिला से शुरू कर दिया। आज़ादी बचाओ नाम से उन्होंने शुरू किया आंदोलन। उनका भाषण देखते देखते इतना प्रसिद्ध हो गए कि उनका भाषण सीडीओ में बिकने लग गए। इनके ये सब भाषण सुनकर पतंजलि के जो रामदेव बाबा जी जो है वो इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने जो है अपने साथ 2004 में जो है दोनों साथ मिलकर काम करने। ये देखते देखते 2007 तक जो है बाबा रामदेव के जो है मेंटर बन गए राजीव दीक्षित जी। और भारत सुधारने के लिए बाबा रामदेव और श्री राजीव दीक्षित जी जो है मिलकर भारत स्वाभिमान अभियान का जो है एक चलन शुरू किए, एक पार्टी बनाया। 2010 में दिल्ली में इस पार्टी का गठन हुआ और सभी राज्यों में जो है चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। देश के सभी भागों में इस पार्टी का जो है जोरदार प्रचार करना था और सभी ने मिलकर इस पे भाग लिया। और राजीव दीक्षित जी जो है दूसरे राज्य पे जाने लगते हैं अपने पार्टी का प्रचार के लिए, और यहीं से जो है इनका मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इनको मारने के लिए जो है साजिश रचा जाता है। प्रचार करते करते ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंच जाते हैं। यह एक तहसील में पहुंच जाते हैं जिस तहसील का नाम है बेमतेरा तहसील। यहाँ पे इनके प्रचार करने के दौरान इनको अचानक पसीने आते हैं और पेशाब करने के लिए बाथरूम करने के लिए जाते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं। शुरू में ये आयुर्वेदिक दवाई पर निर्भर रहते हैं, बाद में इनको जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है। भिलाई हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है और रात के 1 से 2 बजे के बीच की ये बात निकलती है कि श्री राजीव दीक्षित जी का जो है मृत्यु हो चुका है। जिस भी हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई थी उस हॉस्पिटल का एक नियम बनता है कि उनका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि पता चले कि उनका मृत्यु का कारण क्या था, और उस हॉस्पिटल ने जो है इनका पोस्टमार्टम नहीं किया। हरिद्वार से फ़ोन आता है रामदेव बाबा जी का और उनका कहना रहता है कि मेरी इच्छा है कि हरिद्वार में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाए। राजीव दीक्षित जी का जो बॉडी को जो है बाय प्लेन जो है हरिद्वार ले जाया जाता है। उनको बर्फ का सिल्ली पे लेटाया गया था। उनका पूरा शरीर पूरा बैगन के जैसा नीला हो चुका था, ओंठ पूरा नीला पड़ चुका और उनके नाक से भी जो है ब्लड आ रहा था। काला रंग का ब्लड उसका नाक से पूरा बहता हुआ जा रहा था। राजीव दीक्षित जो मित्र जो थे मदन जी, उन्होंने कहा कि मुझे राजीव दीक्षित का बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना है, लेकिन पतंजलि के जो है रामदेव बाबा उन्होंने साफ साफ मना कर दिया पोस्टमार्टम कराने से। रामदेव बाबा ने यह कहा कि हिंदू धर्म में जो है ये चीड़ फाड़ का रीति रिवाज नहीं होता है। एक अखबार है द प्रिंट नाम का, उन्होंने कहा कि राजीव दीक्षित जी का जो है नेचुरल मृत्यु नहीं हुआ, शायद उन्हें जो है जहर दे के मारा गया। यह भी कहना है कि रामदेव के लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि राजीव जी बातचीत की हालत में नहीं है, लेकिन यह कैसे कह सकते थे कि ट्रीटमेंट के दौरान रामदेव जी घंटों बात कर ली। प्रदीप ये भी कहते हैं कि उनके भाई को कोई भी बीमारी नहीं थी, उन्होंने कभी भी डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की कोई दवाई भी नहीं ली है, जबकि बाबा रामदेव का ये कहना है कि वो बीमार रहा करते थे। बाबा रामदेव कहते हैं कि श्री राजीव दीक्षित जी हमसे 4 घंटे बात किए, जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो आपसे 4 घंटा कैसे बात कर लिए? बात जब ना मैच करे तो कहीं ना कहीं तो शंका तो पैदा होती ही है ना। चुनाव के दौरान राजीव दीक्षित का फाइल फिर से खोलने का निर्णय लिया गया। उस दौरान पीएमओ ने दिया था भिलाई पुलिस को जांच का रिपोर्ट।
जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही जो है वो जांच का रिपोर्ट कहा गया, उसका कोई खबर नहीं। ये अक्सर देखा गया है कि जो महान पुरुष होते हैं उनका मृत्यु जो है सिर्फ राजनीतिक के लिए ही किया जाता है। जो अच्छे लोग हैं उनको इस दुनिया में रहने नहीं दिया जा रहा है। अब सब युवाओं को जो है जानबूझकर गलत रास्ते में जो है लेके जाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका रास्ता जो है किधर लेके जाया जा रहा है। आप रुकें और सोचें और समझें। आप सोचें कि आपको श्री राजीव दीक्षित जैसे विचारवाचक लोग चाहिए जो देश के लिए लड़ते हैं, या फिर आपको वो चाहिए छपरी जो यूट्यूब में जो है नाचते हैं, वो चाहिए जो नंगे नाच नाचते हैं। जो बड़े बड़े इमारतों और बिल्डिंग में रहते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि गरीबों के बच्चों पर ये क्या फ़र्क पड़ रहा है, बस उनका जो है अपना बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो अगर सही है तो ठीक है, आप जिए। प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि जो है बातों जो है लोगों तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।